देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। कल की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने सेक्शन 67 पढ़ाया, सेक्शन 67 पढ़ाया। आज थोड़ी आवाज कम निकल रही है, थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज। सेक्शन, अरे वो माइक खराब हो गया, नया लेना पड़ेगा। सेक्शन 67 पढ़ा रहा था मैं आपको। सेक्शन 67 था परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। सेक्शन 67 में पहला पॉइंट ये होता है, ना पब्लिक कंपनी ना प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी खुद के शेयर परचेज नहीं करेगी। कोई भी कंपनी खुद के शेयर परचेज नहीं करेगी। आप जो तो लाल जो बैठे आ गए हो, ठीक है, कोई भी कंपनी खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती, ना पब्लिक कंपनी कर सकती ना प्राइवेट कंपनी कर सकती। उसी सेक्शन का बच्चों एक सेकंड पार्ट भी था, उसी सेक्शन का बच्चों एक सेकंड पार्ट भी था। इधर आ जाओ आराम से, एक जन इधर आ जाओ। उसी सेक्शन का एक सेकंड पार्ट भी था। सेकंड पार्ट क्या बोलता था? आप कह रहे हैं, आप भी आओ, हाँ आ जाओ। उसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट ये बोलता है कि पब्लिक कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना अलाउड नहीं है अपने शेयर्स खरीदने के लिए, अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। आज आपका फर्स्ट डे है क्या? बधाई हो। चलो, इतने दिन कहां थे? वो तो ठीक है, कहां सो रहे थे? क्या ले रखी थी? ये क्या है? अच्छा सॉरी सॉरी, क्लिक नहीं हुआ। अरे इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, हर चीज के है। फिर क्या हुआ लेक्चर का? अच्छा चलो, यहाँ ज्यादा अच्छे से आ रहा है। पहले दिन तो आया ये गजब आदमी, हाइपोथेसिस है, ठीक है। क्या नाम है आपका? अंकित, नाम अच्छा है आपका, ठीक है। आपका? ज्ञानदीप, ज्ञान का दीपक, चलो ठीक है। आगे और बैठ गई है, चलो इनको आपको पता नहीं है ये क्यों हंस रहे हैं। चलो इधर देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फोकस करना बेटा। आज की क्लास थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेंगे। आप बहुत हंसी मजाक करते हो मेरी क्लास में, देखो सुनना। हाँ, मैं कुछ नहीं कराता, चलो। अरे बेवकूफ, देखो सुनो। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते, पर 3 एक्सेप्शन थे। पहला लॉ बोला यार बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी का तो बिजनेस ही लोन देना है, वो नहीं लोन देगी तो भला कौन देगा? तो बोले अगर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन बांट रही है तो बोले अलाउड है। दूसरा एक्सेप्शन क्या था? बोले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, उससे एक स्कीम बनाओ, लोन बांटो स्कीम। लोन बांटो स्कीम से लोन बांट दो। किसको बांटना है? ट्रस्टी को बांटना है। क्यों बांटना है? फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए बांटना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। आया क्या याद? yes, अच्छा, फिर एक और केस क्या था? एम्प्लॉय को लोन बांट दो। किसको लोन बांट दो? मैक्सिमम कितने महीने की सैलरी का? 6 महीने की सैलरी का। और वो भी अगेन क्या परचेज करने के लिए? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। याद आया क्या? मोटा माटी ये मैंने कल इस सेक्शन में पढ़ाया। अब मैंने कल परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स और बायबैक में फर्क बताया था कि नहीं बताया था? परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर और बायबैक में फर्क बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो यार, अरे बोलो, बताया था। कौन कौन बताएगा? कितने लोगों को याद है? ठीक है, तो किससे पूछें? चलो ये बताएगी निशा। क्यों नहीं याद है? तो क्या बोल रही है? मेरे को लगा बोले मैंने कान ऊपर नहीं किया। क्लास में सुना तो होगा, हाथ ऊपर नहीं किया, वो ठीक है। कल मैंने लिखाया थोड़ी था, लिखा देता तो याद रहता। लिखवाया था क्या? अच्छा, ये मेरे से नाराज है, मेरा सब्जेक्ट पढ़ती नहीं। चलो अभी डांटेंगे नहीं तो। हाँ, नाराज नहीं हो? फिर बताओ। हाँ मैं बताता हूं। नहीं नहीं, मेरे को सुनो। देखो, परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स में तो क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स परचेज करके उसको एज एन इन्वेस्टमेंट अपने पास होल्ड करके रखती है। अपने शेयर पे डिविडेंड ले रही है, फिर शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ रही है तो उनको बेचने जा रही है। तो लॉ बोला ये तो सब गलत बात है, ये तो नहीं अलाउड। लेकिन लॉ बोला बायबैक अलाउड है। अब बायबैक में क्या होता है, कंपनी अब अगेन अपने खुद के शेयर परचेज करती है। मान लो मेरी कंपनी है रामलीला लिमिटेड, मेरी कंपनी है रामलीला लिमिटेड, उसके शेयर होल्डर है, तो ये सीता है मान लो,
ठीक है, ये मान लो कंस है, ठीक है, ये शक्ल वैसी है थोड़ी, ठीक है, ये मान लो राम है, ठीक है, ये मान लो कुंती है, ठीक है, ये मान लो द्रौपदी है, ठीक है, जो भी है एट द केस में कंपनी का नाम है, कंपनी का, रामायण नहीं बोला था मैंने, कंपनी का नाम है रामलीला लिमिटेड, ठीक है, बस कलसना। तो ये सारे रामलीला के शेयर होल्डर है, ठीक है। अब कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, काम कुछ आ नहीं रहा, कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, काम कुछ आ नहीं रहा, तो कंपनी शेयर होल्डर से शेयर बायबैक कर लेती है। ला भाई तेरे 50 शेयर दे दे मुझे, ले लिए, तेरे 50 शेयर दे, ले लिए, तेरे 20 शेयर दे दे, ला, इसकी शक्ल देख के तो 20 भी नहीं होंगे, तो एक ही दे दे, ला, ठीक है, लाओ आप 50 शेयर दे दो, आप भी दे दो 50 शेयर, ले लिए, शेयर लेके इनको इमीडिएट कैंसिल कर देंगे। इमीडिएट बायबैक में शेयर लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं, ये कभी होल्ड नहीं करती, कैंसिल कर देते हैं, और शेयर होल्डर को शेयर होल्डर का पैसा रिफंड कर देते हैं, शेयर होल्डर को शेयर होल्डर का पैसा रिफंड कर देते हैं। आया नहीं, वो 100 रुपए मैंने ले लिए तो छुट्टी कर ली उसने, चलो ले तू ले ले, तो शेयर होल्डर को शेयर होल्डर का पैसा रिफंड कर देते हैं। बायबैक का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? बायबैक का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर को शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करना। बायबैक का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर को शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करना। बोलिए, आती है बात समझ में? अब बेटा बायबैक का एक लीगल प्रोसेस है, बायबैक का एक लीगल प्रोसेस है जो आज की क्लास से हम सीखना स्टार्ट करेंगे। बोलो सीखे क्या? आ जाओ बेटा, आ जाओ। हंसने का क्या, इसमें हर चीज में हंसने लग जाते हो। तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं होती क्या सुबह से हंसने की? कुछ भी हंसते हो, कुछ भी। चलो आ जाओ, आज ये गाना गाएगा आ रहे हमारे लिए, तुझे देखा तो ये जाना चाहिए। चलो आप क्या बोल रहे हो बच्चों? मैं गाऊं, गाता हूं, चलो। फीस पूरी दे दी क्या तूने? फिर गा दूंगा मैं, क्योंकि मेरा गाना सुनने के बाद अगली क्लास में आओगे तो है नहीं, कहीं हॉस्पिटल में एडमिटेड मिलोगे। आओ अब इधर देखो, बस अब बात नहीं, कल करेंगे बात। तो बच्चों सबसे पहले तो यार बायबैक करना है, तो बायबैक करने के लिए पैसा चाहिए। सवाल उठा कि पैसा कहां से आएगा? बायबैक करना है तो बायबैक करने के लिए पैसा चाहिए। सवाल उठा पैसा कहां से आएगा? तो लॉ बोला कि बायबैक का पैसा या तो फ्री रिजर्व से निकाल लो। किससे निकाल लो? फ्री रिजर्व से निकाल लो। फ्री रिजर्व के ब्रैकेट में लिखो, फ्री रिजर्व के ब्रैकेट में लिखो, रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। Reserves available for distribution as dividend, like general reserve, like general reserve, like general reserve. क्लियर है क्या बच्चों? तो बायबैक का पैसा कहां से आएगा? लॉ बोले या तो फ्री रिजर्व से निकाल लो, या तो फ्री रिजर्व से निकाल लो, या सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लो। किससे निकाल लो? या फिर लॉ बोला नए शेयर इशू करो ताजे ताजे, नए शेयर इशू करो ताजे ताजे, उनसे जो पैसा आएगा उससे पुराने वाले को बायबैक कर लेना। नए शेयर इशू करो ताजे ताजे, उससे जो पैसा है उससे पुराने वाले को बायबैक कर लेना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर ये क्या बात हुई? आप तो बोले थे कि सर बायबैक का पर्पस पैसा रिफंड करना है, तो हमने नए शेयर इशू किए, उससे पैसा आया, उससे पुराने वाले को बायबैक कर लिया, तो सिचुएशन तो वही रही। 100 रुपए लिए, 100 रुपए दे दिए, तो सर रिफंड तो हुआ ही नहीं, एक्सेस पैसा हुआ क्या? पता है ये सिचुएशन की जरूरत कब पड़ती है? नीड बेस्ड है। सोचो इसके आपने कितने सारे कई सारे एग्जांपल पढ़े हैं। याद है वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो नाटक करते हैं, जो नाटक करते हैं कि अरे हमें तो नहीं करना, हमें तो नहीं करना, हमें तो नहीं करना, तो फिर उनके शेयर बायबैक करने पड़ते नहीं करने पड़ते? तो वहां पर्पस पैसा रिफंड करना नहीं है, वहां तो बस वो नाराज हो रहे हैं इसलिए उनके शेयर बायबैक करने। तो मान लो ये नाराज नहीं हो रहा, ये अच्छा बच्चा है, तो इसको तो नए ताजे शेयर इशू किए, ले, और इससे पैसा ले लिया, दे। अब ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी, शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखो, मतलब रूठ के बैठी है, पता नहीं क्यों। इसको लग रहा है इसको कोई मनाएगा, कोई नहीं मनाएगा, कोई नहीं मनाता। लो पैसे पकड़ो, ले,
शेयर बायबैक करके कर दो कैंसिल। भैया देखो हिसाब किताब बहुत सिंपल है। बायबैक करने का वैसे तो पर्पस एक्सेस पैसा रिफंड करना ही है, बट जरूरी नहीं है हमेशा ये पर्पस हो। तो जहां बायबैक का पर्पस कुछ और है, एक्सेस पैसा रिफंड करना नहीं है बल्कि कुछ और है, वहां पे ये चीज होती है कि नए ताजे शेयर इशू करते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे पुराने वाले को बायबैक करते हैं। बोलो आया? तो बायबैक कहां से कर सकते हैं? प्रोसीड। प्रोसीड माने फंड्स। प्रोसीड माने फंड्स। अरे वहां नया पेन आ गया। प्रोसीड माने फंड्स। फंड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब ये पूछ रहा है आर्यमान, सर ये बताओ ये अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होती है? तो लॉ बोला अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मींस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। व्हाट डू यू मीन बाय अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। मतलब तुम्हें क्या करना है? नए ताजे शेयर इशू करने हैं, तो एम्प्लॉयज को कर दो अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उनसे पैसा लेके पुराने वालों को बायबैक कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई बायबैक करने का पैसा कहां से आएगा? लॉ बोला या तो सोर्सेस क्या होंगे बायबैक के? तो लॉ बोला या तो फ्री रिजर्व से निकाल लो, या सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लो, या प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज से निकाल लो। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब सवाल ये उठा सर ये बताओ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होती है? आप तो ये बताओ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होती है? तो मैंने क्या मतलब बताया स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बताया कि नहीं बताया? बोलो। लेकिन देखो यहां पे सेक्शन में डिफाइंड भी है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यहां पे सेक्शन में डिफाइंड भी है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या होती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 68, पेज नंबर 4.21 पे है भैया बुक की। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 68 द टर्म स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंक्लूड्स, बताया ना अभी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और उसके अलावा बोले गवर्नमेंट कोई और नोटिफाई करे तो कर दे, और अदर सिक्योरिटीज एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलिए आया कि नहीं आया? मतलब बायबैक करने का सोर्स क्या होगा? फ्री रिजर्व एक, सिक्योरिटी प्रीमियम दो, या नए ताजे शेयर या नई ताजी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करके जो पैसा है उससे क्या कर लेना? बायबैक कर लेना। क्लियर है? लेकिन इशू नया ताजा इशू होना चाहिए। इशू नया ताजा इशू होना चाहिए। अर्थात मैं बताता हूं, कंपनी कोई 3-4 पहले एमए कोई इशू लाई थी, 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने बीत चुके, 3-4 महीने बीत चुके, 3-4 महीने पहले कंपनी कोई एमए इशू लाई थी, एमए 3-4 महीने पहले लाई थी, एमए को 3-4 महीने पहले। अब आज 30 मार्च को कंपनी बोलती है बायबैक करेंगे। क्या करेंगे? 30 मार्च को कंपनी बोलती है बायबैक करेंगे, तो वो पुराने वाले इशू का पैसा यूज करेंगे, बोले ले आ तेरा पैसा यूज करेंगे, और उस पुराने वाले इशू से बायबैक करेंगे। तो लॉ ने बोला फालतू बात नहीं, बायबैक करना है तो बायबैक के लिए फ्रेश इशू लाओ, उसके पैसे से बायबैक करो। जो अर्लियर इशू लाए थे, जो पहले कभी इशू लाए थे, जो पहले कभी 2-3-4 महीने पहले, साल भर पहले इशू लाए थे, उससे जो पैसा आया था उससे बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक करने के लिए बिल्कुल नया ताजा इशू लाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा लॉ क्या बोला? लॉ बोला however the buyback shall not be made out of the funds of an earlier issue of same kind of shares or other specified securities। मतलब आप जो क्या लाए थे? अर्लियर इशू लाए थे, उससे जो फंड आया था उससे बायबैक नहीं किया जा सकता। बायबैक शैल नॉट बी मेड फंड से अर्लियर इशू के। याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? बोलो, अरे बोलो यार। यस सर। तो ये तो बायबैक का पैसा कहां से आएगा वो मैंने पढ़ा दिया, बायबैक का पैसा कहां से आएगा वो मैंने बता दिया। अब इधर देखना, अब सर बायबैक कहां से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से। अग्रीड हो? फ्रेश इश्यू को भूल जाओ एक बार के लिए, ये नहीं आप काटना बेटा, काटना नहीं है। बायबैक फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। लॉ बोला अगर आप बायबैक फ्री रिजर्व्स
या सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हो। तो जो शेयर्स बायबैक किए उनकी फेस वैल्यू देखना क्या है। मैं कहता हूं जो शेयर्स बायबैक किए उनकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है। कितनी है? तो बोले अगर आप शेयर्स बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स करते हो या आप शेयर्स बायबैक फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम करते हो तो जितने फेस वैल्यू के शेयर्स बायबैक किए उतना अमाउंट फ्री रिजर्व्स में से निकाल लेना या सिक्योरिटीज प्रीमियम में से निकाल लेना। मतलब इन दोनों में से मिला के मैं 10 लाख रुपए डेबिट कर दूंगा, 10 लाख रुपए निकाल लूंगा। और बोले उतना अमाउंट निकाल के टू ट्रांसफर कर देना, टू ट्रांसफर कर देना। क्या कर रहा है तू? नहीं गिरा तो उसको ट्रांसफर कर देना। कहां ट्रांसफर करोगे? बोलो उसको ट्रांसफर कर देना एक दूसरे रिजर्व में जिसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या नाम है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। प्यार का नाम सीआरआर। प्यार का नाम सीआरआर। तो 10 लाख रुपए सीआरआर में डाल देना। और फिर एलएडब्ल्यू बोला कि ये जो सीआरआर का अमाउंट है कैन बी यूटिलाइज्ड only to issue fully paid bonus shares। ये सीआरआर के अमाउंट से आप सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करेंगे। तो देखो एक चीज समझना, अगर बायबैक नए शेयर से हो रहा है तो सीआरआर क्रिएट नहीं होता। सिर्फ फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम से अगर बायबैक हो रहा है तो सीआरआर क्रिएट होता है। और यह बात लिखी हुई है रेफर सेक्शन 69 में। यह बात कौन से सेक्शन में लिखी है? सेक्शन 69 में लिखी है। ठीक है, तो निकालो बुक में एक बार सेक्शन 69, निकालो बुक में एक बार सेक्शन 69। इधर देखना सेक्शन 69 क्या है? सेक्शन 69 क्या है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सेक्शन 69। अब मेरे को लॉ में अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए और आप इसका आंसर लिखें तो बेटा ध्यान रखिएगा, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू जब सोर्सेज में लिखें तब तो रेफर करना सेक्शन 68, और जब इस चीज की बात करें कि हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना है तब रेफर करना सेक्शन 69। क्या लिखा है? व्हेन इज क्रिएशन ऑफ सीआरआर मैंडेटरी? सीआरआर बनाना कब मैंडेटरी है? व्हेन इज क्रिएशन ऑफ सीआरआर मैंडेटरी? बोले व्हेन बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना अमाउंट डालना है सीआरआर में? शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितना? नॉमिनल वैल्यू यानी an amount equal to nominal value of shares bought back shall be transferred to CRR। डिस्क्लोजर में तो सिर्फ इतना लिखा है, बैलेंस शीट में नीचे नोट्स में डिस्क्लोज हो जाता है डिटेल्स ऑफ सीआरआर, वो ठीक है। डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर टू सीआरआर शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। और मेन है यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर कैन ओनली, एक ही यूज है सीआरआर का, बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। तो सीआरआर में कितना अमाउंट डालना है? अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक। ठीक है, और सीआरआर का यूज ओनली फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। याद है? समझ में आया बच्चों? अरे आया क्या? ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट? ऑफलाइन में एनीबडी एल्स? अंकित के अलावा? ठीक है, बोलिए अंकित। Correct. The buyback cannot be made out of the proceeds of an earlier issue of same kind of securities or other specified securities. Yes, tell me. कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। पॉइंट इतना सा है, लॉजिक से समझो। मैं बायबैक आज ला रहा हूं, आज 30 मार्च है, आज 30 मार्च है, मैं आज बायबैक कर रहा हूं, तो आज से पहले जितने इशू आए होंगे सब इरेलेवेंट हो गए। अगर बायबैक का डिसीजन आज लिया गया तो या तो आज या आज के बाद पहले एक नया इशू लाओ, उससे फंड कलेक्ट करो
और कलेक्टेड फंड से क्या करो, बायबैक करो। 30 मार्च से चाहे 5000 साल पहले कोई इश्यू आया हो, उसका पैसा क्या है, इररेलेवेंट है। 30 मार्च को देखो बायबैक करने के लिए अभी मैं पढ़ाऊंगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो मान लो बायबैक करने के लिए आज एसआर पास हुआ, तो आज के बाद एक नया इशू लाके मेरे को बायबैक करना है, उससे पहले का इशू कोई भी काम का नहीं है, चाहे वो इमीडिएटली कल ही आया हो, चाहे कल से 10 दिन पहले आया हो, चाहे 1 साल पहले आया हो, चाहे 20 साल पहले आया हो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर हाँ, 1 सेकंड बेटा, अब ऑफलाइन में आंसर करूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। फ्री रिजर्व तो एक अलग सोर्स है, ऑब्वियसली बात है। फ्री रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो प्रीवियस इशू का ही पड़ा है, तो फ्री रिजर्व तो अलग सोर्स है ना, तो वो तो आप यूज करो, एसपी आप यूज करो। सिर्फ जब ताजी इशू ला रहे हो तो ताजी इशू के लिए रूल है कि अर्लियर इशू यूज नहीं होगा। हाँ बेटा बताइए, ऑनलाइन में कौन क्या बोल रहा था? सर अगर बायबैक के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तो बायबैक का सेंस क्या होगा? अभी बताया था बेटा यार, अब तू मजे ले रहा है यार सर के, बताया था ना अभी तेरे को। बेटा क्या होता है, बायबैक का नॉर्मल पर्पस होता है पैसा रिफंड करना, ठीक बात, लेकिन हमेशा ऐसा पर्पस नहीं होता। जैसे कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर है, वो नाटक कर रहा है, बोले नहीं, जैसे वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर साइट हुआ तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर नाटक कर रहा है, या ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज हुआ तो वो नाटक कर रहा है। तो फिर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के जब शेयर बायबैक करने हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट पैसा रिफंड करना नहीं है, वहां पे ऑब्जेक्ट है कि वो नाराज है तो उसको मनाना है, तो उसके शेयर बायबैक करेंगे, ताजा इशू करेंगे, उससे पैसा आएगा, उसके शेयर बायबैक कर लेंगे। समझ गए हर्षित? यस सर। चलिए आगे चलो बच्चों। यस सर, आगे चलो, कोई बात नहीं उसमें। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया। तो अभी हमने सिर्फ क्या समझे, सोर्सेस ऑफ बायबैक समझे। अब आ रही है बायबैक करने की कंडीशन। अब आ रही है बायबैक करने की कंडीशन। बायबैक करने की कंडीशंस क्या है, बायबैक करने की कंडीशंस क्या है? तो देखो लॉ बोला है, पहली चीज तो बायबैक करना आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए। कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए हमारी कंपनी को बायबैक करना अलाउड है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में बायबैक करने की ऑथराइजेशन नहीं है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में बायबैक करने की ऑथराइजेशन नहीं है तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। तो पावर इन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मस्ट कंटेन अ स्पेसिफिक पावर, एम्पावरिंग यानी अलाउइंग, एम्पावरिंग यानी अलाउइंग द कंपनी टू, ये मिसप्रिंट है, अलाउइंग द कंपनी टू बाय बैक इट्स शेयर्स, अलाउइंग द कंपनी टू बाय बैक इट्स शेयर्स। तो लॉ बोला आर्टिकल्स में क्या चाहिए, स्पेसिफिक पावर चाहिए। आर्टिकल्स में स्पेसिफिक पावर क्यों चाहिए, बोले आर्टिकल्स में स्पेसिफिक पावर चाहिए क्या करने के लिए, बायबैक करने के लिए। आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, हमको सब आता है। अच्छा बायबैक पे एक लिमिट है, तेरे को सब नहीं आता, जनरल बोल रहा था, ठीक है। बायबैक की एक लिमिट, अब लिमिट समझना, लिमिट समझना क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल बना के समझा दें, ठीक है। इधर देखो, एक एग्जाम्पल देखना, मैं प्रेफर करूंगा तुम बनाओ या छोड़ो। इधर बनाते हैं, इधर प्यार मोहब्बत से आ जाएगा। इधर देखना, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आज तो हैंडराइटिंग भी अच्छी आ रही है। इधर देखो, नया पेन, चलो इधर देखना, एक एग्जाम्पल देना। किड्स, कंपनी की बैलेंस शीट में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। ये क्या आ रही है, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आ रही है, यानी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई बेटा, 10 लाख, ठीक है। अच्छा कंपनी की बैलेंस शीट में बेटा एक जनरल रिजर्व भी आ रहा है, क्या आ रहा है, जनरल रिजर्व भी आ रहा है। आप बोलो आ रहा है कितना जनरल रिजर्व लूं, जो तू बोलेगा वो ले ले। सुन क्या बोल रहा है, शक्ल देखी तूने अपनी, 5 करोड़, चलो 5 करोड़ ही बोल रहा है, तो जनरल रिजर्व ले लो 20 लाख, ठीक है। अच्छा और कुछ मान लो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में भी बताया, आप बताओ अंकित सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट माने कंपनी के पास पड़ा है।
मैं एक बच्चों से अमाउंट इसलिए पूछता हूँ, नहीं बच्चे बोल देते हैं सर आप तो एग्जाम्पल भी घर से लर्न कराते हो, इसलिए इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। बोलो 5 लाख ले ले, चलो 5 लाख ले लेते हैं। 5 लाख की जगह 10 लाख ले लूं, कैलकुलेशन इजी रहेगी। नहीं तू फिर बाद चल तू 5 लाख ले ले, फिर बुरा मानेगा, कल आएगा नहीं पढ़ने, छोड़ो। ठीक है, अब बेटा इधर देखना, बुरा मान जाते हैं, क्या करें बताओ। चलो अब किड्स इधर देखना। अब सर बायबैक की जो लिमिट है, इधर देख लो बस एक बार। बायबैक की जो लिमिट है, एक तो नंबर वाइज है और एक अमाउंट वाइज है। बायबैक की जो लिमिट है, एक तो नंबर वाइज है और एक अमाउंट वाइज, दो लिमिटें हैं, दोनों पूरी करनी है। एक नंबर वाइज है और एक अमाउंट वाइज है। तो पहले नंबर वाइज वाली लिमिट बता देता हूं। लिमिट नंबर वाइज, लिमिट नंबर वाइज। तो LAW बोला बेटा, LAW बोला बेटा जितने कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें मैक्सिमम 25% शेयर्स की आप बायबैक कर सकते हो। कंपनी के टोटल जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें मैक्सिमम 25% शेयर्स की बायबैक कर सकते हो। तो 1 लाख शेयर है मेरे एग्जांपल में, 1 लाख शेयर्स है कि नहीं है, तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने करूंगा, 1 लाख का 25% यानी 25,000 शेयर्स। अब बेटा एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, बायबैक 10 रुपए पे थोड़ी होता है, बायबैक तो मार्केट प्राइस पे होगा ना। आज MRF है, MRF के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट प्राइस 67,000 रुपीज है। 67, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही है। अब आप MRF के शेयर होल्डर के पास जाओगे, बोले हम तेरा शेयर 10 रुपए में बायबैक कर रहे हैं, तो वो कहेगा ये डॉक्टर का पता है, जब पागल खाने में भर्ती हो जाए। आप बताओ आप कितने बेवकूफ लगोगे यार, वैसे तो आप हो ही, फिर भी आप सोचो आप कितने बेवकूफ लगोगे। आप किसी के पास जाओगे, शेयर की मार्केट प्राइस 67,000 चल रही होगी और आप उसे बोलोगे कि मैं तो तेरा शेयर सिर्फ 10 रुपए में बायबैक करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो बायबैक होता है, नॉर्मली जो बायबैक होता है बेटा वो शेयर के मार्केट प्राइस पे होता है। तो हालांकि मैं बायबैक 25,000 शेयर यानी 2.5 लाख रुपए की शेयर ही कर रहा हूं, 25,000 शेयर 2.5 लाख रुपए की तो है, लेकिन एक्चुअल में उनको बायबैक करते वक्त पैसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट और दी, गवर्नमेंट ने एक लिमिट और दी, इस लिमिट को बोला जाता है अमाउंट वाइज लिमिट, क्वांटम लिमिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्वांटम लिमिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वांटम लिमिट कितनी है, लॉ बोला है तो वो भी 25% ही, लेकिन वो 25% है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। 25% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो 10 लाख रुपए तो पेड अप कैपिटल है। फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनसे डिविडेंड दे सकते हैं। फ्री रिजर्व का अभी भी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, जनरल रिजर्व, तो ये फ्री रिजर्व हो गया 20 लाख का, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 लाख का। तो 25% ऑफ 35 लाख रुपीस। तो अगर बेटा 35 लाख रुपीस का आप कितना परसेंट करते हो, 25% करते हो, तो मेरे हिसाब से वो 8,72,500 रुपए आना चाहिए। कैलकुलेट कर लो, गलत भी हो सकता है, मैंने तो बिल्कुल 75,000 आ रहेगा, मैंने थोड़ा सा ब्लाइंड गेस ही लिया था। अब इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं 10 लाख लेते तो 2 मिनट में कैलकुलेशन हो जाती, और कुछ लोग ऐसे हैं, क्या करें बताओ, 8,75,000 रुपए आ गए। आगे मतलब ये जो 25,000 शेयर आप बायबैक करना चाहते हो, इनको पीसा कितना दोगे, 8,75। तो कायदे से सोचो, कायदे से सोचना है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप बायबैक प्राइस क्या रख सकते हो, आप 25,000 शेयर बायबैक कर सकते हो और उनको अमाउंट कितना दे सकते हो, 8,75,000। तो 8,75,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कितना आया, 35। तो मेरी मैक्सिमम बायबैक प्राइस कैन बी 35। अब कंपनी बोली नहीं हम तो ज्यादा बायबैक प्राइस रखना चाहते हैं, तो 25,000 की जगह 20,000 शेयर बायबैक कर लेना, और कोई उपाय नहीं है इस 35 रुपए को बढ़ाने का। कंपनी बोली कि हम बायबैक प्राइस 40 रखना चाहते हैं, 50 रखना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कम बायबैक कर लेना।
क्योंकि अमाउंट वाइज मैक्सिमम पेमेंट आप कितना कर सकते हो, 8,75,000 रुपीज का कर सकते हो। तो अगर पूरे 25,000 शेयर बायबैक करने हैं तो मैक्सिमम बायबैक प्राइस कितनी रहेगी, 35। पर आप बोलो कि नहीं हम तो ज्यादा पेमेंट करना चाहते हैं पर शेयर, तो फिर नंबर ऑफ शेयर कम बायबैक कर लेना, 25,000 की जगह 20,000 या 15,000 या 10,000 कर लेना, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम पर शेयर कितना पैसा देना चाहते हो। बोलो आया क्या? तो लॉ बोला अगर आपको बायबैक करना है, लॉ बोला अगर आपको बायबैक करना है तो एक लिमिट तो नंबर वाइज है और एक लिमिट अमाउंट वाइज है, दोनों लिमिटें पूरी करके बायबैक होगा। और बायबैक करने के लिए फिर आपको पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान कसम है झूठ मत बोलना, जितने लोगों को आता है हेडेस करना, स्पेशल रेजोल्यूशन का इजी वाला मीनिंग नहीं, टेक्निकल वाला मीनिंग कितने लोगों को याद है? इजी वाला नहीं, इजी वाला तो मैं मान के चल रहा हूं मैक्सिमम लोगों को आता होगा, कुछ तो बुद्धू है उनको नहीं आता होगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन का टेक्निकल मीनिंग कितने लोगों को याद है? लिखाया हुआ है मैंने नोट्स में। 1 2 3 किंजल एंड्रेस कर रही है, विजय वंश, वंश विजय और किंजल, कोई और बताएगा? एक मोहित, 4 वंश विजय मोहित और किंजल 4, एक श्रेया बता रही है 5, ऑनलाइन में मेरे को बता रहा है साक्षी और चिराग, एनीबडी एल्स? चलो विजय बताएगा, बताओ विजय। वेरी गुड, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोट्स, वेरी गुड विजय, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन आर 3 times और मोर ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अगेंस्ट में 2 आए हैं तो फेवर में 6 आने चाहिए, अगेंस्ट में 5 आए हैं तो फेवर में 15 आने चाहिए। ये तो टेक्निकल मीनिंग बताया ना, और सिंपल याद रखना हो तो 75% की अप्रूवल चाहिए। पर ये बच्चों वाली बातें हैं, तुम्हें लिखनी है लिखना, मेरे जैसा कोई एग्जामिनर बैठा होगा 0 से ज्यादा कुछ भी नहीं देगा। एग्जाम में पूछे व्हाट इज ऐसा, स्पेशल रेजोल्यूशन मींस वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन शुड बी 3 times और मोर ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट लॉ के अंदर, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? 112 में। पढ़ाया तो नहीं, अभी आया नहीं, कहां से पढ़ाऊंगा? इंट्रो तो बता रखा है, इंट्रो तो बता रखा है, टेक्निकल डेफिनेशन भी आएगी जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। अभी इधर आओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बायबैक करो, और लिमिट क्या है? ये वाली। कोई दिक्कत लगा? आया थोड़ा बहुत? अरे आया क्या? इधर देखो किड्स, केस 1, केस 2 भी नहीं छुआ मैंने, केस 2 नहीं छुआ मैंने, केस 2 नहीं छुआ मैंने, सिर्फ लिमिट है। ये वाली लिमिट तो है नंबर वाइज, नहीं गलत हो गया, हाँ नंबर वाइज है, सॉरी, ये वाली लिमिट तो है नंबर वाइज, और ये वाली लिमिट है बेटा अमाउंट वाइज। तो एक लिमिट तो अमाउंट वाइज हो गई और एक लिमिट नंबर वाइज हो गई। आता है कि नहीं आता समझ में? अब देखना, केस 1 बायबैक को ऑथराइज करना है, कैसे? बाय पासिंग एसआर। अमाउंट वाइज लिमिट क्या है? द बायबैक शेल नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इतना हो सकता है 25%। 25% किसका? एग्रीगेट टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है क्या? मैंने लिखा था क्या? लिखा है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम? हाँ, गलत मत समझना, गलत मत समझना, टेक्निकल क्लैरिटी चाहिए। फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता, लेकिन इस सेक्शन ने बोला हुआ है कि फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है, इसलिए मैं ले रहा हूं। वैसे फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन इस सेक्शन ने बोला है कि फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है, इसलिए मैं ले रहा हूं। अब आप बोलोगे सर सेक्शन ने कहा बोला है, खामा का झूठ बोल रहे हो। झूठ कभी नहीं बोलता मैं, नहीं कभी कभी बोलता हूं। आओ इधर आओ, पॉइंट नंबर देखो 16, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। मिला मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स? इसका ए पॉइंट तो पढ़ चुके थे, बी पॉइंट देखो, द टर्म फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड दिस इज ओनली फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 68। बोलिए आया?
आपसे कोई पूछे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व का पार्ट होता है? नहीं होता, नहीं होता सर, नहीं होता। आपसे कोई कुछ पूछे क्या बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व का पार्ट होता है? बोले होता है। तो क्या याद रखोगे? फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? यस सर। सबको आ गया? बधाई। आओ लौट के आए। तो देखो इधर देखना, तो LAW क्या बोला कि बायबैक करना है तो SR पास कर लो। ये लिमिट उसने क्या बोल दी? बोले अमाउंट वाइज लिमिट है। अमाउंट वाइज लिमिट उसने कितनी दे दी? बायबैक एक्सीड नहीं होना चाहिए 25% एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। इसके आगे लिखेंगे प्लस SP। बाद में भूल जाएंगे नहीं तो हम SP लेना। प्लस SP लिख लो, माथा मत लगाओ, पेपर में क्वेश्चन सही करना है हमको। अतली आना ना पेपर में एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड SP, गलत थोड़ी ना है। ये खुद बोल रहा है ना फ्री रिजर्व में SP लेना, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। आया दूसरा पॉइंट क्या था? ये वाली लिमिट कौन सी थी? नंबर वाइज। नंबर वाइज बोल रहा है, बोले जो भी शेयर कैपिटल उसका 25% बायबैक कर लो। तो क्या लिमिट है? द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। जैसे मेरे एग्जांपल में टोटल कैपिटल थी 10 लाख की, 10 लाख के 2.5% 25% हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 25,000 शेयर आ गए। सिंपली डायरेक्टली शेयर के 25% कर लो ना, तो 1 लाख शेयर है तो 1 लाख का 25% 25,000 शेयर। बोलिए आया? अब लॉ बोला अगर आप बायबैक की अमाउंट वाइज वाली लिमिट, कौन सी वाली लिमिट? अमाउंट वाइज वाली लिमिट है कितनी है? बोले अगर आप 25% की जगह सिर्फ 10% ही बायबैक करो, कितना? 10% ही बायबैक करो। मतलब मैं आज अगर इस अमाउंट का 35 लाख का 10% यानी 3.5 लाख रुपए, मतलब मैं बायबैक पे सिर्फ 3.5 लाख रुपए पे करता। सिर्फ कितने? सिर्फ 3.5 लाख पे करता। नहीं नंबर तो 25,000 है तो, पर पे सिर्फ कितने करता? तो बोले फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बायबैक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। बोले अगर अमाउंट वाइज लिमिट चाहते हो कि 25% रहे तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो सिर्फ अमाउंट वाइज लिमिट कितनी रखना चाहता हूं? 10%। तो अगर आप इस लिमिट को सिर्फ 10% रखना चाहते हो तो उस केस में आपको बोले स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। आया क्या समझ में? अरे आया क्या? आया क्या? चलो तो इधर देखो क्या लिखा है। केस 2, द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ओनली। तो द बायबैक शैल नॉट एक्सीड कितना? 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में क्या इंक्लूड होगा? सिक्योरिटीज। यहां नीचे लिखना, इन दिस केस स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। In this case, special resolution is not required to be passed. In this case, special resolution is not required to be passed. लग रहा है क्या? आ रहा है थोड़ा बहुत? लग रहा है आ रहा है? यस सर, सब आता है हमको। तो अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना, बायबैक रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो कहां पे? बोर्ड मीटिंग में। कितना? 10%। 10% किसका? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व्स का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है बच्चों, इसमें नंबर वाइज लिमिट यही रहेगी, सिर्फ कौन सी लिमिट दूसरी बोली है? अमाउंट वाइज। 25 की जगह 10 कर दी। आप आ रहे हैं यहां तक? ऑनलाइन में बेटा यहां तक कोई डाउट? नो सर। आप लोगों में से यहां पे किसी को कोई डाउट? प्रोसीड करूं आगे? आप अकाउंट्स में शायद केस 2 नहीं पढ़ते हैं, केस 1 ही पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान दोनों रखना 1 और 2। अकाउंट्स में केस 2 के शायद क्वेश्चंस नहीं रहते, इसलिए टीचर्स बताते नहीं है। बाकी हमें आने दोनों चाहिए, केस 1 और केस 2, और दोनों पढ़े तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पॉइंट मत करना, माथा मत लगाना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये जो डेट इक्विटी रेशियो है, ये
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक वाला है। कौन सा वाला है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक वाला है। ये बायबैक से कंप्लीट होने वाला नहीं है, बायबैक के कंप्लीट होने के पहले वाला नहीं है। मतलब बायबैक होने से पहले का डेट इक्विटी नहीं निकालना, बायबैक कंप्लीट होने के बाद निकालना है। तो लॉ बोला एक बार बायबैक कंप्लीट हो जाए तो आप एक रेशो निकालना। क्या निकालना? किसका रेशो निकालना? देखो ना, किसका रेशो निकालना? लोन्स का। सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, लोन्स का रेशो निकालना। किसका? लोन्स का। चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। डिवाइडेड बाय कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, डिवाइडेड बाय कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका रेशो निकालना। और ये रेशो 2/1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अर्थात इंटरप्रिटेशन क्या है? बायबैक कंप्लीट होने के बाद कंपनी के जो लोन्स हैं वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के ट्वाइस अमाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मान लो 100 रुपए की है, तो कंपनी का लोन 200 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल टर्म्स में बोल देते हैं हम डेट इक्विटी रेशो। लॉ में तो लैंग्वेज यही लिखी हुई है, लॉ में तो लैंग्वेज यही लिखी हुई है कि कंपनी के जो लोन्स हैं शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो अकाउंट में कैलकुलेशन एस्पेक्ट से पढ़ा देते हैं कि डेट इक्विटी रेशो दैट इज रेशियो ऑफ लोन्स डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 2:1। बोलिए आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। एक बात बताऊं, बोलो ना सर। अगर Yes, बायबैक sir. फ्रेश इशू से करेंगे तो रेशो कभी चेंज ही नहीं होगा। लॉजिक बात, जो जाएगा सो आएगा। ये रेशो चेंज तभी होता है जब बायबैक फ्री रिजर्व से होते हैं, क्योंकि जब आप बायबैक फ्री रिजर्व से करते हो तो फ्री रिजर्व कम हो जाते हैं, क्योंकि फ्री रिजर्व का पैसा आप कहां डाल देते हो? सीआरआर में डाल देते हो। तो ये रेशो अफेक्ट ही तब होता है जब बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व किया जाए। एक प्रैक्टिकल बात है, पेपर में नहीं लिखनी, एक प्रैक्टिकल बात है। बोलिए आया? और डेट इक्विटी रेशो कितना होगा? वैसे 2:1 है, लेकिन लॉ बोला सरकार के पास पावर है कि सरकार डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट रेशो प्रिस्क्राइब कर सकती है। अभी करा नहीं है पर कर सकती है। लाइक सरकार ने बोल दिया मे बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेशो 3:1 होगा, मे बी ट्रेडिंग में 1:1 होगा। तो सरकार चाहे तो डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट रेशो दे सकती है, पर अभी दिया नहीं है। पढ़िए, द रेशियो ऑफ डेट मतलब लोन, सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनी, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? मस्ट नॉट बी मोर देन ट्वाइस। किसका? एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स आफ्टर सच बायबैक। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है क्या? नहीं लिखा, पर लेना है क्योंकि यहां पे फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड होते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है। बोलिए आया कि नहीं आया? बोलो आ रहा है। और आगे का सीजी में बाय ऑर्डर नोटिफाई हायर रेशियो फॉर एनी क्लासेस ऑफ कंपनीज। अभी किया नहीं है, कर सकती है, ये उसकी पार है, किया नहीं है, अगली की मर्जी है करे, हम का मना कर रहे हैं? जो मर्जी वो करे, कौन मना कर रहा है? तुम्हारा देश। बोले जो रेशियो ऑफ डेट है किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। हाल फिलहाल हमें सिर्फ इतना याद रखना है। बोलिए क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, जो शेयर्स बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर बायबैक नहीं होता, और हूं तो पार्टली पेड अप हूं, कॉल मंगा के फुल्ली पेड अप कर लेना यार। इसके शेयर फुल्ली पेड अप है, बढ़िया है। ये फिजा गए, क्या कर रहे हो बेटा? ढक्कन से खेल रहे हो मार करके, अंदर बैठ जाओ उसकी जाके, घर बना लो चाटो से। मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तुम मार करके ढक्कन से खेल रहे हो। सोचो आपको सब ढक्कन समझ रहे।
मैं नहीं बोल रहा ऐसा, लॉ बोल रहा है। गजब है सर। सिंपल समझो, आज अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो बहुत बढ़िया है, पार्टली पेड अप है तो दिक्कत क्या है ना, कॉल मांग के पहले उनको फुल्ली पेड कर लेना और फिर बायबैक कर लेना। पॉइंट इतना सा है कि शेयर्स बायबैक तभी होंगे जब वो फुल्ली पेड अप हो। इजी सा पॉइंट है, कुछ है ही नहीं। तो बोले फुल्ली पेड अप शेयर्स, ऑल द सिक्योरिटीज फॉर बायबैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जो सिक्योरिटीज आप बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, अब एक चीज और बताता हूं सर, आप किसी के भी शेयर जबरदस्ती बायबैक नहीं कर सकते, कंपनी ऑप्शन देती है। बता अंकित, तू अपने शेयर बायबैक कराएगा क्या? ऑप्शन देती है, ऑफर देती है, ऑफर है, बता कराएगा बायबैक, ऑफर देती है। अगले को माननी है माने, नहीं माननी है बाहर में जाए, किस्मत अगले की, किस्मत अगले की। तो भाई साहब 3 साल बाद आ रहे मेरे पास, बोले हाँ मेरे शेयर बायबैक कर लो। दिमाग खराब हो गया क्या? सब ठीक है? लग तो नहीं रहा। 3 साल बाद, बोले 3 साल बाद, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। तो सर लॉ बोला आप लोगों को ऑफर लेटर दो बायबैक का, और ऑफर लेटर से उन्हें ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम 15 डेज दो, मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम। लॉ बोल रहा है मिनिमम 15 दिन देने, मैक्सिमम 30 देने। लॉ ये नहीं बता रहा कितने देने, लॉ ने मिनिमम और मैक्सिमम डेज बता दिए। तो इसके बीच में आप दे देना, आप 20 दिन दे दो, 25 दिन दे दो, 15 दिन दे दो, 16 दिन दे दो। लॉ बोला बायबैक का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए सबको ऑफर लेटर भेजो, बायबैक का ऑफर देने के लिए सबको ऑफर लेटर भेजो, और जिस दिन ऑफर लेटर डिस्पैच होगा, भेजा जाएगा, उससे सामने वाले, जिस दिन मिला नहीं, जिस दिन भेजा, उससे सामने वाले के पास ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। बोलो आया क्या? जो एक्सेप्ट करेगा उसके शेयर्स बायबैक करेंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं करेंगे। बताओ फिर बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? आप बताओ अंकित। मैं ही दूंगा, और कौन देगा? भगवान तो आएंगे नहीं हाल फिलहाल, बाकी देख लो। कर रहे हो एक्सेप्ट? फिर सोच लो, लाओ शेयर लाओ बेटा, पेन नहीं है, शेयर लाओ शेयर। ये हाथ है तेरा, ये शेयर है, ये तेरा, शेयर लाओ, करो अभी करो। गरीब है यार, नेट भी रिचार्ज नहीं कराते। आओ देखो इधर देखना। अच्छा पर टाइम पास नहीं, फटाफट आओ। अच्छा बायबैक करने के लिए मिनिमम टाइम कितना देना है? मिनिमम टाइम कितना देना है? नॉट लेस देन 15 डेज, मतलब इससे कम नहीं देना, तो मिनिमम ये देना है। मैक्सिमम कितना देना है? नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। और ये काउंट कब से होंगे? जिस दिन लेटर भेजा, मिला नहीं, मैंने तुझे आज भेजा, तुझे कल मिला, तो टाइम आज से काउंट होगा, कल से नहीं। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। क्लियर है? लेकिन लॉ बोला अगर कंपनी के सारे मेंबर्स एग्री हो, सारे मतलब सारे मतलब, तो फिर आप 15 दिन से कम का टाइम भी दे सकते हो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब यू कैन रिड्यूस 15 डेज टाइम पीरियड, यू कैन 30 डेज इंक्रीज नहीं हो सकते, लेकिन 15 दिन विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द, विद द अप्रूवल ऑफ सभी से पूछना पड़ेगा, सब अग्री होंगे तो यू कैन रिड्यूस द पीरियड ऑफ 15 डेज। तो लॉ बोला हाउएवर इफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ कंपनी अग्री द ऑफर फॉर बायबैक may remain open for a period less than 15 days। अब लेस देन 15 डेज के लिए भी ऑफर दे सकते हो, लेकिन उसके लिए किसका अग्री होना जरूरी है? बोले कंपनी के सभी मेंबर्स का अग्री होना जरूरी। ठीक है? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, बोले बायबैक का पूरा प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस, ऑफर देने से लेकर बायबैक करने तक, बायबैक का एंड टू एंड प्रोसेस 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। कितने साल के अंदर? और 1 साल काउंट कब से होंगे? अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर रहे थे तो जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उससे 1 साल, और अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर रहे थे तो जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया उससे 1 साल। ध्यान क्या रखना है? द एंटायर बायबैक प्रोसेस should be completed within a period of 1 year from the date of passing SR or BR। बोलिए आया? Time period for which of completion of buyback, the buyback shall be completed within a 1 year of passing the resolution for buyback। 1 year कब से काउंट होंगे?
जब रेजोल्यूशन पास हुआ तब से। कौन सा? या तो एसआर या बीआर, डिपेंड्स। बोलिए आया? अच्छा बेटा, बायबैक करेंगे किससे? बायबैक करेंगे किससे? तो लोग बच्चे बोलते हैं शेयर होल्डर से करेंगे। हाँ, शेयर होल्डर से करेंगे तो ठीक है। बायबैक किससे करेंगे मतलब? सर देखो, 3 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते में जा सकते हो। या तो एक ओपन मार्केट ऑफर दे दो। क्या दे दो? ओपन मार्केट ऑफर में क्या होता है, किसी को लेटर वेटर नहीं भेजेंगे, न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाल देंगे, हमारी कंपनी का नाम एसबीआई है, हम शेयर बायबैक करना चाहते हैं, जो भी हमारे शेयर होल्डर बायबैक कराने में इंटरेस्टेड हैं कृपया हमको कांटेक्ट कर लें। इसे तो बोलते हैं ओपन मार्केट ऑफर। क्या बोलते हैं? एक ऑप्शन होता है प्रोपोर्शनेटली सभी को ऑफर दे दें। जैसे कंपनी ने बोला हम 15% शेयर बायबैक करेंगे, तो सभी शेयर होल्डर को ऑफर लेटर चला जाएगा। अंकित के 15% शेयर बायबैक करेंगे, फिजा के 15% शेयर बायबैक करेंगे, मुस्कान के 15% शेयर बायबैक करेंगे, स्नेहा के 15% शेयर बायबैक करेंगे, किंजल के 15% शेयर बायबैक करेंगे, हर्ष के 15% शेयर बायबैक करेंगे, इसके भी 15%। तो एक ऑप्शन तो क्या है, सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक कर लो प्रोपोर्शनेटली, प्रो राटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेटली। दूसरा ऑप्शन क्या है, ओपन मार्केट ऑफर। ओपन मार्केट ऑफर में क्या होगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तू चाहे तो अपने सारे शेयर बायबैक करा ले, कंपनी ने तो एक ओपन ऑफर दे दी, हम बायबैक करें, बताओ कौन कराना चाहता है। और तीसरा ऑप्शन होता है एम्प्लॉइज से बायबैक कर लो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। एम्प्लॉइज के पास क्या होंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वाले शेयर। तो जो एम्प्लॉइज के पास स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, एम्प्लॉइज के पास जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, यानी एम्प्लॉइज के पास जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में मिले हुए शेयर्स है, वो बायबैक कर लो। मतलब या तो एम्प्लॉय से बायबैक करेंगे, या ओपन मार्केट ऑफर देके बायबैक करेंगे, या सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक करेंगे प्रो राटा बेसिस पे। तो बायबैक फ्रॉम होम किससे करना है, बायबैक फ्रॉम होम किससे करना है? तो लॉ बोला फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कर लो ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्रॉम द ओपन मार्केट कर लो। तीसरा ऑप्शन क्या है, फॉर बाय परचेजिंग द शेयर्स इशूड टू द एम्प्लॉइज बाय वे ऑफ, या तो उनको शेयर स्टॉक ऑप्शन में मिलते हैं या स्वेट इक्विटी में मिलते हैं, और तो कोई तरीका ही नहीं ना एम्प्लॉय को शेयर देने का। अग्रीड हो? और मैं आपको स्वेट इक्विटी भी पढ़ा चुका हूं क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी पढ़ा चुका हूं, और दोनों में डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए। स्वेट इक्विटी में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या नो हाउ के बदले शेयर देते हैं, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में एक वेस्टिंग पीरियड रहता है, उसके बाद एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तू शेयर ले लेना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का एक ही पर्पज होता है, एम्प्लॉय को अटकाना, बताया था। तो बायबैक में भी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रो राटा, या बायबैक में भी मेड फ्रॉम ओपन मार्केट, या बायबैक में भी मेड फ्रॉम एम्प्लॉइज। बोलिए आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ हाँ, हर जगह कर सकते हैं बेटा वो। हाँ बोलो। ठीक है, उससे सी पॉइंट में बायबैक नहीं हो सकता, फिर ए और बी पॉइंट में होगा, उससे सी में नहीं हो सकता। सी में तो वही होगा जो हमने उसको स्टॉक ऑप्शन में दिए थे या स्वेट इक्विटी में दिए थे। बाकी एम्प्लॉय ने अगर स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदे तो फिर आपको नॉर्मल रूट से जाना पड़ेगा, या तो प्रो राटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करो, या ओपन मार्केट ऑफर देके करो। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू इट। यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का? मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, एक्सीड नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है ना, द रेशियो ऑफ डेट secured as well as unsecured owed by the company must not be more than twice। मतलब 3:1 नहीं हो सकता, 1.1:1 हो सकता है। अगर फ्रेश इशू करते तो ये अफेक्ट नहीं होता। ठीक बात है, कंपनी का पहले से ही ज्यादा है, 3:2 मतलब तो ये लो होल्ड नहीं हो रहा भाई, फिर आप बायबैक ही नहीं कर पाओगे। हाँ, बायबैक ही नहीं होगा फिर। हाँ, बायबैक ही नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक भी है, कंपनी में डेट बहुत ज्यादा हो गई, ओन फंड है ही नहीं, तो बेचारे क्रेडिटर्स का पैसा डूबने का तो रिस्क हो गया। ओन फंड तो तुमने बायबैक करके क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो इसलिए लॉ ने बोला देखो भैया एटलीस्ट 2:1 का रेशियो तो मेंटेन करना है। अब तुम बोलो मेरा तो पहले से रेशियो 3:1 है, तो फिर तो तुम वैसे ही बायबैक नहीं कर पाओगे, तुम तो पहले ही इनएलिजिबल हो गए। समझ गए? अरे बात क्यों कर रहे हो भाई? यहां तक क्लियर है? चलो तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। अब कल मिलेंगे, कल जब आएंगे तो थोड़ा सा ये वाला सेक्शन बचा है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है, और उसके बाद इसका एक भाईला सेक्शन बचा है, ठीक है, सेक्शन 70, वो पढ़ाऊंगा। वो पढ़ा के कल इस खत्म कर दूंगा, कल मैं कुल मिला के बायबैक खत्म करके